हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है नगिन बेस्ट डिजिटल लर्निंग चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th की हिंदी बुक अंतरा भाग 2 का चैप्टर नंबर 14। आज हम करेंगे असगर वजाहत द्वारा रचित शेर, पहचान, चार हाथ और साझा नामक 4 लघु कथाओं का एक्सप्लेनेशन करेंगे। यह सब असगर वजाहत द्वारा रचित है। असगर वजाहत के विषय में पहले हम शॉर्ट में जान लेते हैं, फिर हम अपनी लघु कथाओं को जानेंगे। असगर वजाहत का जन्म फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में हुई तथा विश्वविद्यालय स्तर की पढ़ाई उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से की। 1955-56 से ही असगर वजाहत ने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। प्रारंभ में उन्होंने विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेखन कार्य किया। बाद में वे दिल्ली के जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे। साथ ही उन्होंने फिल्मों और धारावाहिकों के लिए पटकथा लेखन का काम भी किया। उन्होंने कई प्रमुख रचना की, कहानी संग्रह किए, नाटकों में अंकन का प्रयोग किया, प्रमुख उपन्यास की रचना की। असगर वजाहत की भाषा में गांभीर्य, सबल भावाभिव्यक्ति और व्यंग्यात्मकता है। मुहावरों तथा तद्भव शब्दों के प्रयोग से उसमें सहजता एवं सादगी आ गई है। असगर वजाहत ने गजल की कहानी वृत्त चित्र का निर्देशन किया है तथा बूंद बूंद धारावाहिक का लेखन भी किया। शेर, पहचान, चार हाथ और सांझा नाम से उनकी 4 लघु कथाएं दी गई हैं। शेर प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक लघु कथा है। शेर व्यवस्था का प्रतीक है, जिसके पेट में जंगल के सभी जानवर किसी न किसी प्रलोभन के चलते समाते चले जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर शेर अहिंसावादी, न्यायप्रिय और बुद्ध का अवतार प्रतीत होता है, पर जैसे ही लेखक उसके मुंह में प्रवेश न करने का इरादा करता है, शेर अपनी असलियत में आ जाता है और दहाड़ता हुआ उसकी ओर झपटता है। तात्पर्य यह है कि सत्ता तभी तक खामोश रहती है जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहें। जैसे ही कोई उसकी व्यवस्था पर उंगली उठाता है या उसकी आज्ञा मानने से इनकार करता है, वह खूंखार हो उठती है और विरोध में उसे उठे स्वर को कुचलने का प्रयास करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने सुविधा भोगियों, छद्म क्रांतिकारियों, अहिंसावादियों और सह अस्तित्ववादियों के ढोंग पर भी प्रहार किया है। पहचान में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने, बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती रहे। कहानीकार ने इस यथार्थ की पहचान कराई है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर से इन्हें प्रगति और उत्पादन से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का सांझा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जानता है कि जनता को एकजुट होने से रोकता है और उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। और चार हाथ लघु कथा में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। पूंजीवादी भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने यानी अपाहिज बनाने का प्रयास करते हैं। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन्न भिन्न करने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। अंततः उनकी अस्मिता ही समाप्त कर देते हैं। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं है। वे मिलके कल पुर्जे बन गए
और लाचारी में आधी मजदूरी पर भी काम करने के लिए तैयार है। मजदूरी की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है और साझा लघु कथा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पादन पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को साझा खेती करने का झांसा देता है, उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता और उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य और प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी जो मेहनत है गड़क जाता है। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों का भी पड़ताल करती है। तो चलिए अब हम अपनी कहानी को, लघु कथा को करते हैं। शेर। पहले हम शेर के विषय में पढ़ेंगे। मैं तो शेर शहर से आदमियों से डरकर जंगल इसलिए भागा था कि मेरे सिर पर सींग निकल रहे थे और डर था किसी ना किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया कि वह शहर से आदमियों से डरकर जंगल की तरफ भागा था। कौन? शेर। कि उसके सिर पर सींग, यहाँ पे प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। यह एक कहावत है, सिर पर सींग निकलना रहे थे और डर रहा था कि किसी ना किसी दिन कसाई की नजर मुझ पर जरूर पड़ जाएगी। भाई वो डर रहा था ना शेर यहाँ पर कि किसी ना किसी दिन उस पर एक कसाई की नजर जरूर पड़ जाएगी और मैं उसके हत्थे चढ़ जाऊंगा। जंगल में मेरा पहला ही दिन था। भाई शेर का जंगल में पहला ही दिन था और जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे देखा। भाई जब मैंने बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर को बैठे देखा, शेर का मुंह खुला हुआ था। शेर का खुला मुंह देखकर मेरा जो हाल होना था वही हुआ, यानी मैं डर के मारी झाड़ी के पीछे जाकर छुप गया। भाई शेर को देखकर उसका जो हाल हुआ वो बहुत डर गया था और झाड़ी के पीछे जाकर बैठ गया था। मैंने देखा कि झाड़ी की ओट भी गजब की चीज है। भाई झाड़ियों की ओट भी बहुत गजब की चीज है। वहां पर अगर झाड़ियां ना हो तो शेर का मुंह ही मुंह हो और फिर उसमें बच पाना बहुत कठिन हो जाता। भाई अगर वहां पर झाड़ियां ना होती, सिर्फ शेर का मुंह ही मुंह होता और सबका बच पाना असंभव बात होती। कुछ देर के बाद मैंने देखा कि जंगल के छोटे छोटे जानवर एक लाइन से चले आ रहे हैं। वे छोटे छोटे जानवर एक लाइन लगाकर चले आ रहे हैं, शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं और शेर के मुंह में घुसते चले जा रहे हैं। शेर बिना हिले डुले, बिना चबाए जानवरों को गटकता जा रहा है और शेर क्या कर रहा है? बिना हिल डुल भी नहीं रहा और चबा भी नहीं रहा, सीधे ही जानवरों को गटक रहा है। यह दृश्य देखकर मैं बेहोश होते होते बचा। यह सारा दृश्य देखकर मैं बेहोश हो जाता, लेकिन मैं बच गया। अगले दिन मैंने एक गधे को देखा जो लंगड़ता हुआ शहर की भाई शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। भाई अगले दिन मैंने एक गधे को देखा जो लंगड़ते लंगड़ते चल रहा था और शेर के मुंह की तरफ चला जा रहा था। मुझे उसकी बेवकूफ़ी पर सख्त गुस्सा आया। भाई उसकी बेवकूफ़ी पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं उसे समझाने के लिए झाड़ी से निकलकर उसके सामने आया। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? भाई उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में अपनी इच्छा से क्यों जा रहे हो? उसने कहा, वहां हरी घास का एक बहुत बड़ा मैदान है, मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और खाने के लिए खूब घास मिलेगी। भाई शेर के पेट में हरी घास का एक मैदान बताया और कहा कि मैं वहां बहुत आराम से रहूंगा और मुझे बहुत सारी घास खाने को मिलेगी।
मैंने कहा, वह शेर का मुंह है, कोई हरी घास नहीं है। उसने कहा, गधे, वह शेर का मुंह जरूर है, पर वहां है हरी घास का मैदान। भाई उसने कहा कि गधे, यह शेर का मुंह तो जरूर है, पर घास का मैदान है। इतना कहकर वह शेर के मुंह के अंदर चला गया। फिर मुझे एक लोमड़ी मिली। मैंने उससे पूछा, तुम शेर के मुंह में क्यों जा रही हो? उसने कहा, शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर है, मैं वहां तनख्वाह दूंगी। भाई मैं वहां पर दरख्वास्त करूंगी और तनख्वाह लूंगी कि फिर मुझे नौकरी मिल जाएगी। भाई शेर के मुंह के अंदर रोजगार का दफ्तर भी बताया गया और घास का मैदान भी बताया गया। मैंने पूछे, तुम्हें किसने बताया है? भैया सब कुछ तुम्हें किसने बताया? उसने कहा, शेर ने मुझे बताया है। वह शेर के मुंह के अंदर चली गई। फिर एक उल्लू आता है और दिखाई दिया। मैंने उल्लू से वही सवाल किया। उल्लू ने कहा, शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है। भाई शेर के मुंह के अंदर स्वर्ग है? मैंने कहा, नहीं, ये कैसे हो सकता है? उल्लू बोला, नहीं, यह सच है और यही निर्वाण का एकमात्र रास्ता है। और उल्लू भी शेर के मुंह में चला गया। अगले दिन मैंने कुत्तों के एक बड़े जुलूस को देखा, जो कभी हंसते गाते थे और कभी विरोध में चीखते चिल्लाते थे। उनकी बड़ी बड़ी लाल जीभें निकली हुई थी, पर दो सब दुम दबाए थे। कुत्तों का यह जुलूस शेर के मुंह की तरफ बढ़ रहा था। मैंने चीखकर कुत्तों को रोकना चाहा, पर वे नहीं रुके। उन्होंने मेरी बात अनसुनी कर दी। वे सीधे शेर के मुंह में चले गए। अगले ही दिन मैंने कुत्तों का एक बहुत बड़े जुलूस को, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में कुत्तों की मात्रा को आते हुए देखा। वो कभी तो हंसते गाते हुए आ रहे थे, नाचते हुए आ रहे थे, और कभी एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हुए, चीखते चिल्लाते हुए आ रहे थे। उन्हों की आंखें बड़ी लाल लाल और जीभ बाहर निकली हुई थी, दुम दबाए हुए आ रहे थे। मैंने उनको देखकर उनको रोकने की चेष्टा की, पर उन्होंने किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी और वो सीधे शेर के मुंह में चले गए। कुछ दिनों के बाद मैंने सुना कि शेर अहिंसा और सह अस्तित्ववाद का बड़ा जबरदस्त समर्थक है। भाई शेर जो है अहिंसा और अस्तित्ववाद का बहुत बड़ा जबरदस्त समर्थक है, इसलिए जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। भाई इसलिए वह शिकार नहीं करता। मैं सोचने लगा, शायद शेर के पेट में वे सारी चीजें हैं जिनके लिए लोग वहां जाते हैं। और मैं भी एक दिन शेर के पास गया। शेर आंखें बंद किए पड़ा था। उसका स्टाफ ऑफिस का काम निपटा रहा था। वे जो उसका स्टाफ था ऑफिस का काम निपटा रहा था। मैंने वहां पूछा, क्या यह सच है कि शेर साहब के पेट के अंदर रोजगार का दफ्तर है? बताया गया कि यह सच है। मैंने पूछा, कैसे? बताया गया, सब ऐसा ही मानते हैं। मैंने पूछा, क्यों? क्या प्रमाण है? बताया गया, प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। भाई मुझे यह बताया गया कि प्रमाण से महत्वपूर्ण क्या होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है? विश्वास। सब इस बात पर विश्वास करते हैं। मैंने फिर कहा कि यह बाहर तो रोजगार का दफ्तर है। भाई बाहर तो रोजगार का दफ्तर बताया गया है, मिथ्या है भाई, ये बात गलत है। मैंने फिर कहा कि तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। भाई तुम लोग मुझे उल्लू नहीं बना सकते। वह शेर का मुंह है। शेर के मुंह और रोजगार के दफ्तर में क्या अंतर? मुझे मालूम है। वे शेर का मुंह क्या होता है और रोजगार का दफ्तर क्या होता है, मुझे सब मालूम है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा। भाई मैं इसके अंदर नहीं जाऊंगा। मेरे ये कहते ही गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा शेर दहाड़ कर खड़ा हो गया और मेरी तरफ झपट पड़ा। भाई मैंने मेरे मना करने पर करते ही शेर गौतम बुद्ध की मुद्रा में बैठा हुआ था और दहाड़ कर खड़ा हो गया, गुस्से में खड़ा हो गया और मेरी ओर झपट पड़ा। तो इस प्रकार हमने शेर नामक लघु कथा को पढ़ा। अब हम करेंगे पहचान की लघु कथा। पहचान के विषय में जानेंगे कि पहचान में यहाँ पर क्या बताया है। पहचान में राजा को बाहरी गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है, जो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सुने और बिना कुछ देखे उसकी आज्ञा का पालन करती है। कहानीकार ने इस यथार्थ की पहचान कराई है
भूमंडलीकरण और उदारीकरण के दौर में इन्हें प्रगति और उत्थान से जोड़कर संगत और जरूरी भी ठहराया जा रहा है। इस छद्म प्रगति और विकास के बहाने राजा उत्पादन के सभी साधनों पर अपनी पकड़ मजबूत करता जाता है। वह लोगों के जीवन को स्वर्ग जैसा बनाने का झांसा देकर अपना जीवन स्वर्ग में बनाता है। वह जानता है कि जनता को एकजुट होने से रोकता है, उन्हें भुलावे में रखता है। यही उसकी सफलता का राज है। मैं यहाँ पर पहचान में यही बताया गया कि राजा ने हुक्म दिया, उसके राज में सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे। भाई राजा का हुक्म है कि उसके राज में जब तक इस राजा का राज है, सभी लोग सभी जनता अपनी आंखें बंद करके रखेंगे ताकि उन्हें शांति मिलती रहे, चारों ओर शांति बनी रहे। लोगों ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए अनिवार्य है। भाई उन सभी जनता ने ऐसा ही किया क्योंकि राजा की आज्ञा मानना जनता के लिए जरूरी है। जनता आंखें बंद किए किए सारा काम करती थी और आश्चर्य की बात यह है कि काम पहले की तुलना में बहुत अधिक और अच्छा हो रहा था। वे सारी जनता अपनी आंखों को बंद कर कर काम करती थी। बंद आंखों से काम बहुत अच्छा और अधिक होता था। फिर हुक्म निकला कि लोग अपने अपने कानों में पिघला हुआ शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना जीवित रहने के लिए बिल्कुल जरूरी नहीं। भाई फिर राजा का क्या हुक्म हुआ कि सब अपने अपने कानों में शीशा डलवा ले, क्योंकि सुनना कोई जरूरी चीज नहीं है। लोगों ने ऐसा ही किया। फिर जनता ने राजा के हुक्म का पालन किया और ऐसा ही किया। उत्पादन आश्चर्यजनक तरीके से बढ़ गया और उत्पादन और अधिक बढ़ गया इससे। फिर हुक्म ये निकला कि लोग अपने अपने होठ सिलवा लें। भाई उसके बाद राजा ने देखा, भाई आंखें और कान बंद होने के बाद भाई लोगों के होठ भी सिलवा दिए, क्योंकि बोलना उत्पादन में सदा से बाधक रहा है। इसलिए उसने जनता के होठ भी सिलवा दिए। लोगों ने काफी सस्ती दरों पर होठ सिलवा लिए और फिर उन्हें पता लगा कि अब वे खा भी नहीं सकते हैं। फिर खाना भी काम करने के लिए बहुत आवश्यक नहीं माना गया। फिर उन्हें कई तरह की चीजें कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे। भाई बाद में राजा ने कई चीजों को कटवाने और जुड़वाने के हुक्म मिलते रहे और वे वैसा ही करवाते रहे। राजा रात दिन प्रगति करता रहा। भाई राजा रात दिन उन्नति पे उन्नति करता रहा। फिर एक दिन खेराती रामू और छिंदू ने सोचा कि लाओ आंखें खोल कर तो देखें। भाई अब हम आंखें बे काम करने वाले जनता में लोगों ने सोचा कि एक दिन आंखें खोलकर तो देखें। अब तक अपना राज स्वर्ग हो गया होगा। भाई अपना जो शहर है, अपना राज है, स्वर्ग हो गया होगा। उन तीनों ने आंखें खोली तो उन सबको सामने राजा दिखाई दिया। वे एक दूसरे को ना देख सके। भाई वो एक दूसरे को ना देख सके और सिर्फ राजा दिखाई दिया। तो इस प्रकार हमने पहचान लघु कथा को पढ़ा कि राजा को बहरी गूंगी और अंधी प्रजा क्यों पसंद आती थी, किस लिए उन्होंने अपनी प्रजा को बहरी गूंगी और अंधी बना दिया था। अब हम नेक्स्ट करेंगे चार हाथ। चार हाथ लघु कथा में पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है और पूंजीवादी भांति भांति के उपाय कर मजदूरों को पंगु बनाने का प्रयास करते हैं। भाई जो पूंजीवादी लोग हैं वो मजदूरों को अपाहिज बनाने का तरह तरह के प्रयास करती है। वे उनके अहम और अस्तित्व को छिन भिन करते हुए नए नए तरीके ढूंढती है। अंततः उनकी अस्मिता की को ही समाप्त कर देती है। मजदूर विरोध करने की स्थिति में नहीं होते, वे मिलकर कल पुर्जे बन जाते हैं, भाई औजार बन जाते हैं। लाचारी में आधी मजदूरी में काम करते हैं और मजदूरों की यह लाचारी शोषण पर आधारित व्यवस्था का पर्दाफाश करती है। भाई चार हाथ लघु कथा में यही बताया गया है
कि एक मिल मालिक के दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे। भाई एक मिल का मालिक था जहां पर मजदूर लोग काम करते थे, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आया करते थे, जैसे सारा संसार मिल हो जाएगा। भाई उसे लगता था कि सारा ही संसार मिल हो जाएगा, सारे लोग मजदूर और वह उनका मालिक या मिल में, और जो चीजों की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। भाई चीजों की तरह, सामान की तरह आदमी भी बनने लगेंगे। तब मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी और मुझे मजदूरी भी नहीं देनी पड़ेगी, वगैरह वगैरह। इस तरह अलग अलग उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आते रहे। एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, भाई एक दिन बैठे बैठे उसके दिमाग में ख्याल आया कि अगर मजदूरों के चार हाथ हो तो काम कितनी तेजी से हो। भाई अगर मजदूरों के चार हाथ होंगे तो काम उतनी ही तेजी से होगा और मुनाफा भी कितना ज्यादा होगा। लेकिन यह काम करेगा कौन? भाई उनके चार हाथ लगाएगा कौन? उसने सोचा वैज्ञानिक करेंगे। वे वैज्ञानिक यह काम कर सकते हैं, मजदूरों के चार हाथ लगा सकते हैं। ये है किस मर्ज की दवा? भाई यह किस चीज की दवा है? उसने यह काम करने के लिए बड़े वैज्ञानिक को मोटी तनख्वाहों पर रख लिया। भाई उसने इस काम को करने के लिए बड़े बड़े वैज्ञानिकों को मोटी मोटी बहुत ज्यादा तनख्वाहों पर नौकर रख लिया। वे नौकर हो गए। भाई जो वैज्ञानिक थे वो मिल मालिक के नौकर हो गए। कई साल तक शोध और प्रयोग करने के बाद वैज्ञानिकों ने कहा ऐसा असंभव है। भाई वैज्ञानिकों ने कई साल तक कई प्रयोग किए, कई शोध किए, पर परिणाम असंभव निकला। आदमी के चार हाथ हो जाए, मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। भाई आदमियों के चार हाथ तो नहीं हो पाए, तो मिल मालिक वैज्ञानिकों से नाराज हो गया। उसने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। भाई वैज्ञानिकों को नौकरी से निकाल दिया, अपने आप इस काम को पूरा करने के लिए जुट गया। अब वो मजदूरों के चार हाथ करने के लिए अपने आप इस काम में जुट गया। उसने कटे हुए हाथ मंगवाए और अपने मजदूरों को फिट करवाने चाहे। भाई उसने जो कटे हुए हाथ थे वो मंगवाए और अपने मजदूरों के फिट करवाने के लिए कहा, पर ऐसा नहीं हो सकता था। वो हो भी नहीं सकता था कि कैसे एक कटे हुए हाथ मजदूरों के फिट हो सकते थे। फिर उसने मजदूरों को लकड़ी के हाथ लगवाने चाहे, पर उनसे काम नहीं हो सकता। फिर उसने लोहे के हाथ फिट करवाने चाहे, पर मजदूर मर गए। जब उसने लोहे के हाथ मजदूरों पर फिट करवाए, उससे मजदूर मर गए। आखिर एक दिन बाद उसकी समझ में आ गई कि उसने मजदूरी आधी कर दी और दुगने मजदूर नौकर रख लिए। भाई मिल मालिक को आखिरी में यह समझ आ गया कि उसने मजदूरों की मजदूरी आधी कर कर दुगने मजदूर नौकरी पर रख लिए। तो इस प्रकार पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है यह लघु कथा। नेक्स्ट है सांझा। सांझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीन और उत्पादों पर जमी है। गांव का प्रभुत्वशाली वर्ग भी इसमें शामिल है। वह किसान को सांझा खेती करने का झांसा देता है, उसकी सारी फसल हड़प लेता है। किसान को पता भी नहीं चलता कि उसकी सारी कमाई हाथी के पेट में चली जाती है। यह हाथी और कोई नहीं बल्कि समाज का धनाढ्य व प्रभुत्वशाली वर्ग है, जो किसानों को धोखे में डालकर उसकी सारी मेहनत जो है गटक जाता है। यह कहानी आजादी के बाद किसानों की बदहाली का वर्णन करते हुए उसके कारणों की भी पड़ताल करता है। मैं यहाँ सांझा में बताया है कि हालांकि उसे खेती की हर बारीकी के बारे में मालूम था, लेकिन फिर भी दिए जाने के कारण वह अकेला खेती करने का साहस न जुटा पाता था। भाई उसे खेती के बारे में सब कुछ पता था, लेकिन वह डरा हुआ था, उसको डरा दिया जाता था और वह अकेला खेती का काम करने में साहस नहीं जुटा पाता था। इससे पहले वह शेर, चीते व मगरमच्छ के साथ सांझे की खेती कर चुका था, पर उससे हाथी ने कहा अब वह
उसके साथ सांझे की खेती करे। किसान ने किसको बताया कि सांझे में उसका कभी गुजारा नहीं होता। भाई किसान ने बताया कि सांझे में कभी किसी का गुजारा नहीं होता, अकेले वह खेती नहीं कर सकता और सांझे में गुजारा नहीं हो सकता, इसलिए वह खेती करेगा ही नहीं। भाई वह खेती करेगा ही नहीं। हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई। जो हाथी है, हाथी ने उसे बहुत देर तक पट्टी पढ़ाई। यहाँ पर हाथी समाज का जो प्रभुत्वशाली वर्ग है उसे बताया गया है। भाई उन्होंने उसे पट्टी पढ़ाई कि वह यह भी कहा कि उससे स- साथ में सांझे की खेती करने से यह लाभ होगा कि जंगल के छोटे मोटे जानवर खेतों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। भाई जो ये प्रभुत्वशाली वर्ग है उन्होंने किसानों को यह भी कहा कि साथ में अगर हम खेती करेंगे, जो छोटे मोटे खेतों में जानवर घुस आते हैं वो नुकसान भी नहीं करेंगे, खेती का अच्छी रखवाली भी हो जाएगी। किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो गया। भाई किसान किसी ना किसी तरह तैयार हो जाता है। उसने हाथी से मिलकर गन्ना बोया। भाई उसने प्रभुत्व वर्ग से मिलकर गन्ना बोया। हाथी पूरे जंगल में घूमकर डुग्गी पीट आया कि गन्ने में उसका सांझा है। भाई जो ये प्रभुत्वशाली वर्ग है वो सारे में डुग्गी पीट आया, यानी डुगडुगी बजाया, समाचार दिया कि गन्ने में उसका सांझा है, इसलिए कोई जानवर खेत को नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो अच्छा ना होगा। भाई कोई भी उसे नुकसान ना पहुंचाए, नहीं तो सही नहीं होगा। किसान फसल की सेवा करता था। समय पर जब गन्ने तैयार हो गए तो वह हाथी को खेत में बुला लाया। किसान चाहता था कि फसल आधी आधी बांट ली जाए। जब उसने हाथी से यह बात कही तो हाथी काफी बिगड़ा। भाई किसान ने जब हाथी से कहा कि फसल आधी आधी बांट ली जाए, पर हाथी काफी बिगड़ा। हाथी ने कहा, अपने और पराये की बात मत करो, ये छोटी सी बात है। हम दोनों ने मिलकर मेहनत की है, हम दोनों उसके स्वामी हैं। आओ हम मिलकर गन्ने खाएं। किसान के कुछ कहने से पहले ही हाथी ने बढ़कर अपनी सूंड से एक गन्ना तोड़ लिया और आदमी से कहा, आओ खाएं। भाई किसान के कहने से पहले ही हाथी ने गन्ना तोड़ा और खा लिया। गन्ने का एक छोर हाथी की सूंड में था और दूसरा आदमी के मुंह में। गन्ने के साथ साथ आदमी हाथी की मुंह की तरफ खींचने लगा। भाई जो गन्ने के साथ साथ हाथी जो है उस किसान को भी अपनी मुंह की तरफ खींचने लगा। उसे गन्ना छोड़ दिया। भाई फिर किसान ने गन्ना छोड़ दिया। हाथी ने कहा, देखो हमने एक गन्ना खा लिया। इसी तरह हाथी और आदमी के बीच सांझे की खेती बट गई। तो इस तरह हमने असमय वजाहत द्वारा रचित शेर, पहचान और चार हाथ साझा, ये चारों लघु कथाओं का अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया, अच्छे से चैप्टर को पढ़ा और समझा। आगे हम इसके प्रश्न उत्तर लेके आएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए धन्यवाद।